नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? यानी कि हमें ये बताना है कि टर्शियरी एक्टिविटी कौन सा है। देखो हमने प्राइमरी एक्टिविटी पढ़ा यानी कि प्राथमिक क्रियाकलाप, फिर हमने द्वितीयक पढ़ा यानी कि सेकेंडरी एक्टिविटीज़, तीसरा हमने पढ़ा था टर्शियरी एक्टिविटीज़ यानी कि तृतीयक क्रियाकलाप। तो हमने पढ़ा था जो हम चीज़ें नेचर से करते हैं वो तो होती है प्राथमिक, जिस चीज़ में हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, नेचुरल चीज़ का रूप बदल देते हैं, वो होती है द्वितीयक। और जिस चीज़ में हम सेवाएं प्रदान करते हैं यानी कि नौकरियां करते हैं या अपना व्यापार करते हैं, अपनी कोई भी सर्विस देते हैं, वो होती है हमारी टर्शियरी एक्टिविटी यानी कि थर्ड वाली एक्टिविटी। तो पहला इसमें खेती है, खेती तो होता है प्राइमरी एक्टिविटी क्योंकि हम नेचुरल चीज़ को डायरेक्ट उगा रहे हैं। दूसरा बुनाई, ये भी नहीं होता थर्ड एक्टिविटी। आखेट यानी कि शिकार करना भी प्राइमरी एक्टिविटी है। और व्यापार, अब व्यापार बचा, व्यापार क्या है? एक सर्विस है ना। व्यापार किसी चीज़ को बेच रहे हैं हम तो वो क्या है? व्यापार है। तो एक सर्विस दे रहे हैं हम लोगों को, कुछ चीज़ देते हैं उसके बदले में पैसे लेते हैं। तो ना तो ये प्राइमरी होता ना ये सेकेंडरी होता, ये आती है थर्ड टाइप की क्योंकि व्यापार करना एक सर्विस है। तो फर्स्ट का आंसर होगा हमारा थर्ड, व्यापार। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? अब सेकेंडरी कौन कौन से है वो पहचान लो तो एक हमारा इसमें निकल जाएगा। पहला है इस्पात परिगलन यानी कि जो हम लोहा वगैरह है, स्टील वगैरह है, उसको जो प्योरीफाई करते हैं, उसको जो गलाते हैं लोहे को, तो वो क्या है? वो तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में होता है। इंडस्ट्रीज़ का मतलब सेकंड वाली, तो द्वितीयक तो है भाई पहला पॉइंट। दूसरा है वस्त्र निर्माण। वस्त्र क्या है? वस्त्र निर्माण कैसे होता है? प्राइमरी चीज़ को सेकेंडरी में बदलते हैं ना हम। कॉटन से हम कपड़ा बनाते हैं ना, तो कपड़ा बनाना क्या है? सेकेंडरी है क्योंकि इंडस्ट्री में उस चीज़ को बनाया जाता है। तीसरा है मछली पकड़ना। मछली पकड़ना क्या है? नेचुरल चीज़ है मछली पकड़ना, तो बिल्कुल मछली हमें नेचर ने दी है। अब मछली को हम पकड़ रहे हैं, सिर्फ तो नेचुरल है, उसका कुछ हमने बदल थोड़ी दिया, मछली का कुछ और थोड़ी बनाया हमने। तो अगर हम मछली को पकड़ रहे हैं तो वो क्या है? वो नेचुरल है बिल्कुल, यानी वो प्राथमिक क्रिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। मछली पकड़ना द्वितीय क्रिया नहीं है क्योंकि ये क्या है? ये प्राइमरी एक्टिविटी है, प्राथमिक क्रिया है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? अब देखो इसमें ये जो चार नाम आपको बताए हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, यहाँ पे बहुत सारी नई टाइप की इंडस्ट्रीज़ लगी हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई, नॉलेज से जुड़ी हुई, इंटरनेट से जुड़ी हुई। तो बहुत सारी एमएनसी कंपनीज़ यहाँ पर हैं इस एरिया में, टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं यहाँ पर बहुत सारी। और इन सब के अलावा व्यापार से जुड़ी हुई चीज़ें भी हैं यहाँ पे। इस एरिया में खेती वगैरह कम है और नौकरियाँ ज़्यादा हैं, तो यहाँ के लोग अधिकतर नौकरी वाले पेशे में लगे हुए हैं। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में सबसे ज़्यादा रोजगार कौन सा एरिया प्रदान करता है? पहला ऑप्शन है प्राथमिक, तो प्राइमरी तो नहीं करता भाई, यहाँ पे तो गाँव वगैरह कम है, तो यहाँ पे खेती वगैरह कम होती है, तो प्राथमिक चीज़ें यहाँ पे कम होती है। द्वितीयक यानी कि इंडस्ट्रीज़, देखो इस एरिया में पहले इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा थी, पर पोल्यूशन की वजह से दिल्ली जैसे एरिया से भी इंडस्ट्रीज़ थोड़ी बाहर निकाल दी गई हैं, तो वो दिल्ली के आउटर साइड में चली गई इंडस्ट्रीज़ भी। उसके अलावा पर्यटन भी है यहाँ पे, पर हमें पूछा गया है सबसे ज़्यादा रोजगार कौन सी चीज़ प्रदान करती है तो यहाँ पे चारों चीज़ें, पर सबसे ज़्यादा कौन सी है? देखो प्राथमिक भी है, दिल्ली के आसपास भी कुछ ऐसा एरिया जहाँ पे खेती होती है पर वो छोटे लेवल पे होती है। द्वितीयक यानी कि इंडस्ट्रीज़ आज भी हैं दिल्ली में, तो वो भी इतने बड़े लेवल पे नहीं है। तीसरा पर्यटन, टूरिज्म भी है, पर सबसे ज़्यादा पूछा है आपसे, तो सबसे ज़्यादा है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी कि सेवा। सेवा का मतलब है सर्विसेज। तो यहाँ पे बहुत सारी नौकरियाँ हैं, लोग यहाँ पे नौकरी ज़्यादा करते हैं इन चारों एरिया में, तो इस वजह से जो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान होता है यहाँ पे नौकरियों के द्वारा। फोर्थ है हमारा, वे काम जिनमें उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं कहलाते हैं। उच्च परिणाम यानी कि हाई रिजल्ट आए, अन्वेषण यानी कि रिसर्च वगैरह हो। तो मैंने आपको बताया था ना कि थर्ड में क्या होता है? हमारी सेवाएं होती हैं। उसके बाद इन्हीं सेवाओं में से जो भी दिमाग वाले काम होते हैं, जैसे कि अगर टीचर है, कोई पढ़ा रहा है आपको, नॉलेज वाला काम कर रहा है ना, तो वो फोर्थ में आ जाएगा। और ऐसे लोग जो कि इनसे भी आगे निकल जाते हैं, जैसे जो साइंटिस्ट होते हैं, रिसर्च करने वाले लोग होते हैं, तो यही लिखा हुआ है। हाई लेवल की जो रिसर्च करते हैं वो किस टाइप के क्रियाकलाप होते हैं? तो वो सबसे लास्ट वाले होते हैं, फिफ्थ वाले, यानी कि पंचम क्रियाकलाप।
तो द्वितीयक तो नहीं होते, ना फोर्थ होते, ना प्राथमिक होते। प्राथमिक तो बिल्कुल बेसिक होता है। उसके बाद इंडस्ट्रीज आती हैं सेकंड में, थर्ड में आती हैं सेवाएं, फोर्थ में वो सेवाएं जो कि नॉलेज बेस्ड होती हैं, और फिफ्थ में वो आती हैं जो कि इस नॉलेज बेस्ड में भी और ज़्यादा हाई रिसर्च वगैरह, टेक्नोलॉजी, साइंस, इस चीज़ की बात करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, फिफ्थ क्रियाकलाप यानी कि पंचम क्रियाकलाप। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से नहीं है? फोर्थ में नहीं आता, ये बताना है हमें। संगणक विनिर्माण, संगणक का मतलब होता है कंप्यूटर। अगला है विश्वविद्यालय अध्यापन, जो प्रोफेसर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ में वो। फर्स्ट ऑप्शन था कंप्यूटर से जुड़ी हुई चीज़ें, दूसरा है प्रोफेसर्स, तीसरा है कागज़ और लुगदी बनाना, फोर्थ है पुस्तकों का मुद्रण। देखो जो बुक की प्रिंटिंग कर रहा है वो ज़्यादा दिमाग वाला काम थोड़ी हो, तो कोई भी कर सकता है। फोटोकॉपी कर रहा है मान लो कोई, ठीक है, कागज़ बना रहा है, ये तो सेकेंडरी टाइप ही काम है कागज़ बनाना। तो जो आदमी पढ़ा रहे हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, नॉलेज वाला काम कर रहे हैं। तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन जो था कि जो यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर हैं या किसी भी स्कूल वगैरह के जो टीचर हैं, वो क्या है, वो आएंगे इस वाली टाइप में। तो इसका आंसर हो जाएगा विश्वविद्यालय अध्यापन। इसे पढ़ाने के लिए नॉलेज चाहिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना, ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, मुश्किल लग सकता है आपको। देखो हिंदी में जो वर्ड लिखे हुए हैं उसकी वजह से ज़्यादा मुश्किल लग रहा है क्वेश्चन ये। अब आप पढ़ोगे बाह्य स्त्रोतन दक्षता को बढ़ाता है, लागतों को घटाता है, सब कुछ समझ से बाहर हो गया ना सिस्टम। और ये पढ़ोगे बीपीओज़ के पास केपीओज़ की तुलना में बेहतर व्यवसायिक अवसर है, तो आपको ये बतानी मुश्किल सा लग रहा होगा। बाह्य स्त्रोतन वर्ड देखो इंग्लिश में से बोलते हैं आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है, इस चीज़ को समझ लो, फिर आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। बाह्य स्त्रोतन या आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि अगर कोई कंपनी किसी दूसरे आदमी से अपना काम करवा ले, आउटसोर्सिंग कहलाता है वो। जैसे कि बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, उनसे काम करवाना, अपनी एडवर्टीज़मेंट करवाना, ये क्या है, सारी आउटसोर्सिंग है ये। जैसे कि आपने देखा होगा बीपीओज़ होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, कॉल सेंटर की तरह लोग काम करते हैं, वो कंपनी का प्रमोशन करते हैं, वहीं से अपना काम धंधा संभालते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लो आप, कोई अमेरिकन कंपनी है, अमेरिका में ही वो काम करती है, पर उसने अपनी आउटसोर्सिंग करवाई इंडिया की किसी कंपनी से, यानी इंडिया के लोगों से, इंडिया की कोई कंपनी है उससे वो क्या कह रही है कि आप हमारी क्या करो, एडवर्टीजमेंट करो, उसके बदले में उस इंडियन कंपनी को पैसा मिलेगा। तो क्या उस कंपनी का हिस्सा थी वो इंडियन कंपनी? पर नहीं, पर फिर भी उसके लिए वो काम कर रही है, उसका प्रमोशन कर रही है, ठीक है, उसकी एडवर्टीजमेंट कर रही है, और उसके बदले में वो पैसे ले रही है। तो इससे क्या होगा, उस कंपनी को भी काम मिल गया, इंडियन कंपनी को भी, और अमेरिकन कंपनी को भी फ़ायदा हो गया, क्योंकि उसे सस्ते में वो चीज़ें मिल गई। तो जब भी हम किसी दूसरे से सर्विसेज लेते हैं अपने काम के लिए, तो वो होता है आउटसोर्सिंग। इसमें इंटरनेट के द्वारा भी हो सकता है, एडवर्टीजमेंट भी, वेबसाइट्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो आउटसोर्सिंग का आप सीधा सीधा मतलब ये समझ लो बस, कि किसी दूसरे की हेल्प लेकर आप काम कर रहे हो जब, ठीक है, उसके बदले में उसे आप पैसे दे दोगे और वो आपका काम कर देगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, आउटसोर्सिंग, बाह्य स्त्रोतन। इससे क्या होता है, जो आप खुद बताओ, उस अमेरिकन कंपनी को इंडियन कंपनी को कम पैसे देने पड़े ना। अब यहाँ के जो वर्कर काम कर रहे थे, उन्हें तो डॉलर में पैसे आ रहे हैं वहाँ से, डॉलर करेंसी उन्हें कम देनी पड़ी, डॉलर की वैल्यू ज़्यादा है इंडियन रुपी से। तो इंडियन रुपी में अगर सैलरी देंगे वो लोग, तो उन्हें तो बहुत कम पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो ऐसी आउटसोर्सिंग कंपनीज होती हैं, जो कि कोई भी इंडस्ट्री क्या करती है, आउटसोर्सिंग करवाती है, अपनी ऐड करवाना, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करवाना, दूसरे को ठेका दे देते हैं कि भाई तेरे को प्रमोट करना है ये, इसके बदले में तुझे इसके पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो ये होती है आउटसोर्सिंग। अब वो किसी भी तरीके से प्रमोशन हो जाए वो। अब पहला पॉइंट क्या है, बाह्य स्त्रोतन यानी कि आउटसोर्सिंग दक्षता को बढ़ाता है, यानी कि और अच्छे बनाता है उस मटेरियल को। दक्षता यानी कि उसमें एक्यूरेसी लाता है, बहुत अच्छा कर देता है उसको, स्किल्ड कर देता है चीज़ को, और लागतों को घटाता है। पहला पॉइंट बिल्कुल ठीक है। अगर हम आउटसोर्सिंग कराते हैं तो उससे क्या होता है, चीज़ की क्वालिटी बढ़ जाती है, क्योंकि एक स्पेशल चीज़ पर एक ही आदमी काम करता है। फिर जैसे किसी कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया, तो मार्केटिंग का काम वो कंपनी नहीं कर रही, मार्केटिंग का काम उसने किसी दूसरे को दे दिया, तो वो दूसरे वाला प्रोडक्शन नहीं कर रहा, वो सिर्फ क्या करेगा, मार्केटिंग करेगा। तो अपनी मार्केटिंग का माहिर होगा, वो बहुत अच्छे से मार्केटिंग कर पाएगा। तो क्या होगा, उससे वो चीज़ बहुत बड़े लेवल पे बिकेगी, ठीक है, उसकी एक्यूरेसी और अच्छी आएगी। तो यही कह रहे हैं कि दक्षता को बढ़ाता है भाई, और ज़्यादा स्किल्ड हो जाती है वो चीज़, और लागतों को घटाता है, और जो कॉस्टिंग है उसको घटाता है। पहला पॉइंट बिल्कुल ठीक है, आउटसोर्सिंग का ये फ़ायदा है। दूसरा, कभी कभार अभियांत्रिकी यानी कि जो मशीनरी वगैरह होती है, और विनिर्माण कार्यों की भी
बाह्य स्रोतन की जा सकती है। तो बड़ी बड़ी जो मशीनें वगैरह हैं या जो मैन्युफैक्चरिंग काम होते हैं उनकी भी आउटसोर्सिंग की जा सकती है। जैसे कि मान लो कोई कार बनाने की कंपनी है, वो टायर बनाने का काम किसी और को दे दे, तो वो क्या है, वो उसकी आउटसोर्सिंग हो सकती है ना। तो बिल्कुल दूसरे वाला पॉइंट भी ठीक है कि मशीनों की भी, बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ की भी आउटसोर्सिंग की जा सकती है। तीसरा है बीपीओज़ और केपीओज़ की तुलना में बेहतर व्यावसायिक अवसर होते हैं। ये हिंदी में लिखा हुआ अजीब लग रहा है बहुत। ये बीपीओज़ आप सोचोगे पता नहीं क्या है, और केपीओज़ ये इंग्लिश वाले वर्ड हैं। बीपीओ होता है ना, बीपीओ आपने सुना होगा बहुत बार। तो बीपीओ और केपीओ ये दो वर्ड ये हैं। ओज, ये ओज लिखा हुआ जो इसका मतलब है एटोस्ट्रोफी एस लगा के। तो बीपीओज और केपीओज ये दो चीज़ हैं, इनको समझ लो आप। बीपीओज की फुल फॉर्म है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और केपीओज की फुल फॉर्म है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जो होती है इसका मतलब ये होता है कि किसी थर्ड पार्टी से आप काम करवा लो। जो हमें अभी आउटसोर्सिंग की चीज़ पढ़ रहे थे ना, तो बिजनेस के तरीके से हम किसी अगर थर्ड पार्टी पे काम करा लेते हैं, उसके बदले में उससे पैसा दे देते हैं, वो हमारा काम कर देता है, तो वो क्या है, वो बीपीओज वाला सिस्टम है। और केपीओज का मतलब है नॉलेज प्रोसेसिंग, यानी कि जो नॉलेज से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जैसे कि रिसर्च वगैरह ये सारी चीज़ें। तो ये कह रहे हैं कि थर्ड पॉइंट में कह रहे हैं कि बीपीओज में केपीओज की तुलना में ज़्यादा अवसर है, ज़्यादा काम मिलता है। यहाँ पे बीपीओज के ज़्यादा व्यावसायिक अवसर होते हैं केपीओज से भी। तो ये बात सही है, ये बात सही नहीं है। आज आप देखते हो कि गूगल जैसी कंपनी टॉप पे है बिल्कुल, क्या बाकी बीपीओज कंपनी है उसके बराबर? बीपीओज की तुलना में केपीओज में ज़्यादा अवसर होते हैं। तो इसमें उल्टा लिखा हुआ है कि बीपीओज के पास ज़्यादा अवसर होते हैं। तो इसीलिए थर्ड पॉइंट इसका गलत है, हमें गलत ही बताना था। ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है, इसको अगर एक बार में आपको समझ में ना आए दोबारा देखना, ठीक है। इसकी लैंग्वेज भी थोड़ी टफ है, ठीक है, और ये चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ज़्यादा टेंशन इस क्वेश्चन की मत लेना, बस अब सिंपली इन चीज़ों को हल्का फुल्का समझ लेना, फिर आप इसका आंसर ऐसे कर दोगे। तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा, क्योंकि थर्ड ये गलत है। अगला देखो, फोर्थ क्या दे रखा है इन्होंने, कामों के बाह्य स्रोतन करने वाले देशों में काम की तलाश करने वालों में असंतोष पाया जाता है। अब जो देश क्या करते हैं, आउटसोर्सिंग करते हैं, जैसे कि इंडिया भी आउटसोर्सिंग करता है, तो यहाँ पे क्या है, रोज़गार के अवसर कम है बहुत, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आप देखते हो ना कि कितनी कम कम सैलरी पर इंजीनियर्स को जॉब मिल रही है। जिस सैलरी के वो लायक हैं वो सैलरी हमारे देश में नहीं मिल रही उन लोगों को, क्योंकि आउटसोर्सिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसका जो गलत पॉइंट है वो थर्ड वाला है कि बीपीओज़ के पास केपीओज़ की तुलना में बेहतर व्यावसायिक अवसर होते हैं। ऐसा नहीं है, केपीओज़ में ज़्यादा होते हैं, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझने वाला था, एक ही क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल सा है, बाकी तो ईजी है सारे। तो इसको अच्छे से आप एक दो बार देख लेना। अगला क्वेश्चन देखो आप, फुटकर व्यापार सेवा को स्पष्ट कीजिए। अब दो टाइप के व्यापार होते हैं, मैंने आपको बताया था। एक तो होता है फुटकर और एक होता है थोक व्यापार। थोक क्या होता है, जो कि बड़े लेवल पर चीज़ों को बेचते हैं, जो कि डायरेक्ट कस्टमर को नहीं बेचते, दुकानदारों को बेचते हैं। और फुटकर क्या होता है, जो कि डायरेक्ट आपको बेचते हैं, यानी कि कस्टमर को बेचते हैं। तो फुटकर व्यापार सेवा का मतलब क्या है, रिटेल में चीज़ों को बेचना, जहाँ से आप चीज़ें खरीदते हो। ये वह व्यापारिक क्रियाकलाप हैं जो उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित हैं। विक्रय मतलब बेचना, उपभोक्ता मतलब आप लोग जो आप चीज़ों को यूज़ करते हो, ठीक है। तो डायरेक्ट उपभोक्ताओं को चीज़ें बेचते हैं, पहली लाइन में ये लिखा हुआ है। अधिकांश फुटकर व्यापार केवल विक्रय से नियत प्रतिष्ठानों और भंडारों में संपन्न होता है, ठीक है। ये बिल्कुल टफ सी लाइन लिख दी, पर है कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये कह रहे हैं अधिकतर ये व्यापार जो है ये दुकानों से या बड़े बड़े स्टोरों में जाकर वहीं पर बिकता है। ये तो आप वहीं से जाकर तो खरीदते हो चीज़ों को। तो लाइन टफ करके लिख दी, पर है बिल्कुल सिंपल कि ज़्यादातर इसका बिक्री जो है वो बड़े बड़े नियत प्रतिष्ठानों यानी मॉलों से या बड़े बड़े स्टोर से, भंडारों से आपको मिलता है। उदाहरण देख लो, फेरी वाले जो आपके इधर उधर घूमते हैं, बेचते सामान को, आपको देकर जाते हैं सामान। रेहड़ी वाले द्वार से द्वार, डोर टू डोर बेचने आते हैं। डाक आदेश, दूरभाष यानी कि फ़ोन पर भी आजकल तो ये चीज़ें हो रही हैं, आप फ़ोन करते हो, ऑनलाइन मंगा लेते हो चीज़ों को। स्वचालित बिक्री मशीनें यानी ऑटोमेटिक मशीनें हैं, जैसे कि वेंडिंग मशीन होती है, उसमें आप पैसे डालते हो, चीज़ें आपको मिल जाती हैं। इंटरनेट से भी आजकल बहुत ज़्यादा फुटकर बिक्री हो रही है, आप अमेज़न से सामान मंगाते हो, फटाफट आपके घर आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी फुटकर सेवाएँ हैं। डायरेक्ट आपकी दुकानें, फेरी वाले, रेहड़ी वाले, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें आजकल क्या बन गई हैं, फुटकर व्यापार बन गई हैं। तो सिंपली आप सिंपल लैंग्वेज में लिख देना, जैसी लैंग्वेज इसमें लिखी हुई है इसकी ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप बता देना। जब भी आप उपभोक्ता को प्रत्यक्ष रूप से वस्तुएं बेचते हो तो वो क्या कहलाता है, फुटकर व्यापार कहलाता है। ऐसा सिंपल लिख देना और एग्जाम्पल बता देना बस।
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे पता है ये लाइन सुन सुनकर आप लोग बोर हो चुके हो और मैं भी कह कह कर पक चुका हूँ, लेकिन आपके एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब से आपको पता है कितने लोगों की रोजी रोटी चलती है। यहाँ पर कैमरामैन है, एडिटर्स और मैं हूँ, तो प्लीज़ यार कर दो, 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। ये मत सोचना कि कोई और करेगा, वो भी ये सोचते हो निकल जाते हैं, तो प्लीज़ अभी कर दीजिए, कर दो प्लीज़। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चतुर्थ सेवाओं का वर्णन करो। देखो मैंने आपको प्राथमिक भी बताया है, द्वितीयक भी, तृतीयक भी, चतुर्थ भी और पंचम भी, यानी 1 2 3 4 5 पाँचों टाइप की एक्टिविटी आपको बताई है। तो इन पाँचों का आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, कोई भी एक्टिविटी पूछ सकते हैं, क्योंकि पूरे पूरे चैप्टर इन पर बेस्ड हैं। तो यही क्वेश्चन बनने हैं इनसे, और बनेंगे क्या क्वेश्चन जब चैप्टर यही है तो बिल्कुल सिंपल यही बातें आपसे पूछी जानी है। तो देखो इसका आंसर चतुर्थ सेवाएं ज्ञान आधारित सेवाएं, मैंने आपको बताया था ना, नॉलेज बेस्ड होती हैं ये सेवाएं शोध यानी कि रिसर्च तथा उच्च सेवाओं पर केंद्रित है, यानी जो हाई टाइप की सर्विसेज होती है उन पर होता है, जिनमें विशिष्ट ज्ञान यानी स्पेशल नॉलेज, तकनीकी कुशलता यानी टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज हो, बिल्कुल प्रबंधकीय कुशलता यानी मैनेजमेंट की स्किल हो आप में। तो इस टाइप की स्किल अगर होती हैं तो वो सारे लोग क्या कहलाते हैं, 4 टाइप की एक्टिविटी करने वाले लोग, जो कि मजदूरी वगैरह नहीं करते, ना ही कोई छोटे लेवल की नौकरी करते हैं, दिमाग चलाते हैं, रिसर्च करते हैं, बहुत अच्छे लेवल की जॉब्स करते हैं, वो सारे के सारे 4 टाइप में आते हैं। ठीक है, स्पेशल जिनमें कोई स्किल होती है, स्पेशल टेक्नोलॉजी होती है, स्पेशल मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं, ये जो सारी स्किल्स हैं इनसे ही बनती है हमारी 4 टाइप की एक्टिविटीज़। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभरते हुए देशों के नाम लिखिए। अब चिकित्सा पर्यटन का मतलब ये नहीं है कि घूमने आ रहे हैं हॉस्पिटल्स में लोग। चिकित्सा पर्यटन का मतलब ये है कि इलाज करवाने के लिए दूसरे देशों से कहाँ कहाँ पर लोग अधिकतर आजकल जाने लगे हैं। देखो चिकित्सा पर्यटन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन से संबंधित चिकित्सा उपचार है, यानी कि मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं। भारत, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, स्विट्ज़रलैंड तथा ऑस्ट्रेलिया में यह क्रियाकलाप तेज़ी से बढ़ रहा है। तो दूसरे देश आजकल कहाँ पर इलाज करवाने आने लगे हैं? भारत, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में अधिकतर आजकल चिकित्सा पर्यटन बढ़ रहा है। पहले आप देखते थे कि जो बड़े बड़े लोग थे, अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती तो अमेरिका की तरफ भागते थे, क्योंकि पहले इन देशों में फैसिलिटीज़ नहीं थी। पर आजकल इन देशों में फैसिलिटीज़ बढ़ रही हैं। आज आप इंडिया में हर एक चीज़ का इलाज करवा सकते हो, तो अधिकतर विदेशों के लोग इंडिया में आकर इलाज कराना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके पैसे भी कम खर्च होते हैं अमेरिका के कंपैरिजन में। ठीक है, और यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी अच्छी मिल जाती हैं। तो भारत हुआ, थाईलैंड हुआ, सिंगापुर हुआ, मलेशिया हुआ, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर आजकल क्या बढ़ रहा है, मेडिकल टूरिज्म बढ़ रहा है, दूसरे देशों से लोग आकर इलाज करवा रहे हैं। तो आपको बस यहाँ पे एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जहाँ पर आजकल चिकित्सा पर्यटन बढ़ रहा है। तो इन नामों को आप याद कर लेना अच्छे से, भारत, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर ये चीज़ बढ़ रही है। तो आपको बस एग्जाम्पल ही ध्यान रखने हैं, एग्जाम्पल और हेडिंग, इन चीज़ों को आप ध्यान रख लो, बाकी आप अपनी लैंग्वेज में क्वेश्चन को लिख देना। अगला क्वेश्चन है, अंकीय विभाजन क्या है? इसका मतलब है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आज के टाइम पे जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कि इंटरनेट पे, टेक्नोलॉजी पे, कम्युनिकेशन पे, आईसीटी पर, इन चीज़ों पर टिकी हुई हैं, उनमें क्या हुआ है, कुछ देश तो बहुत आगे निकल गए हैं, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिकन कंट्रीज़, और कुछ देश पिछड़ गए हैं बिल्कुल, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़, बहुत सारी एशियन कंट्रीज़, वो क्या है, इस चीज़ में आगे नहीं बढ़ पाए। तो उससे क्या हो गया, एक डिफरेंस क्रिएट हो गया वेस्टर्न कंट्रीज़ में और बाकी दुनिया की कंट्रीज़ में। वेस्टर्न कंट्रीज़ इस चीज़ में बहुत आगे निकल गई और ये देश पिछड़ गए, इसी को बोलते हैं अंकीय विभाजन। देखो, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास से मिलने वाले अवसरों का वितरण पूरे ग्लोब पर असमान रूप से वितरित है। इस लाइन का मतलब ये है कि जो सूचना यानी इन्फॉर्मेशन, संचार यानी कम्युनिकेशन, इस चीज़ से जो विकास हुआ है, उसकी जो अपॉर्चुनिटी है वो पूरी दुनिया में अलग अलग है। किसी के पास ज़्यादा है, कोई देश तो ज़्यादा डेवलप कर गया, किसी के पास कम है, वो पिछड़ गया। विकसित देश इस दिशा में आगे बढ़ गए, जो पहले से डेवलप्ड थे वो और आगे बढ़ गए, उनके पास पैसा था, उन्होंने इस चीज़ में बहुत काम किया। जबकि विकासशील देश पिछड़ गए और जो हमारे जैसे देश थे या और गरीब देश थे वो बिल्कुल पिछड़ गए। इस प्रकार देशों में इस विभाजन को अंकीय विभाजन कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात यह है कि इसी को बोलते हैं हम डिजिटल डिवाइड। ठीक है, डिजिटल मतलब इस नई फील्ड में, कम्युनिकेशन में, इंटरनेट में, इन चीज़ों में पिछड़ जाना। तो डिजिटल डिवाइड हो गया पूरी दुनिया का, अंकीय विभाजन हो गया है। कुछ देश इस चीज़ में बहुत आगे निकल गए जो कि पहले से डेवलप थे, और जो देश डेवलप नहीं थे वो देश इसमें पीछे हो गए। तो डिजिटल डिवाइड हो गया पूरी दुनिया का। कुछ ही देशों में डिजिटल फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं और कुछ में बिल्कुल कम है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आधुनिक आर्थिक विकास में सेवा सेक्टर की सार्थकता और वृद्धि की चर्चा कीजिए। यानी जो सर्विसेज हैं, नौकरियां जो हैं, वो चीज़ आज के टाइम पे बढ़ी है और उसके बारे में हमें बताना है। सेवा यानी सर्विसेज। आधुनिक विकास में सेवाएं एक महत्वपूर्ण घटक है। यानी आज की जो डेवलपमेंट हो रही है मॉडर्न टाइम पे, इसमें जो सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं, वो बहुत मेन रोल निभाती हैं। इसमें सभी प्रकार की सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, भलाई, आराम, मनोरंजन, व्यापार आदि शामिल हैं। हर टाइप की यानी कि सर्विसेज में शामिल है। इनसे उत्पादन की क्षमता बढ़ी है। इससे क्या हुआ है, प्रोडक्शन बढ़ा है चीज़ों का। इनमें रोजगार के साधन बढ़ते हैं। ठीक है, इन चीज़ों से क्या हुआ है, रोजगार बढ़ा है, लोगों को काम धंधे मिले हैं हर चीज़ में। हमें अब टाइप बताने की सेवा कितनी टाइप की होती हैं। पहला पॉइंट है इसमें, उद्योगों में लोगों तथा परिवहन का प्रयोग। अब जो उद्योग में लोग लगे हुए हैं, इंडस्ट्रीज में जो लोग काम करते हैं, मजदूर वगैरह, वर्कर वगैरह, वो क्या कर रहे हैं, अपनी सर्विस दे रहे हैं। तो उद्योगों में भी बहुत सारे लोग काम करते हैं। उसके बाद है परिवहन, जो वहाँ पे ट्रक चलाते हैं, बस चलाते हैं, टेम्पो चलाते हैं, या कोई भी चीज़ चलाते हैं जिससे कि परिवहन हो रहा है, तो वो क्या है, वो परिवहन की नौकरी करते हैं वो लोग। दूसरा देखो, निम्न स्तरीय सेवाओं में दुकानदार, लॉन्ड्री शामिल है। जैसे कि कपड़े धोने का काम हुआ, वो होता है लॉन्ड्री। और दुकानदार, किसी भी चीज़ की दुकान हो सकती है छोटी मोटी, दुकान वाला भी क्या कर रहा है, आपको सर्विस दे रहा है, बदले में आपसे पैसे ले रहा है। दूसरे पॉइंट में क्या बताया, दुकानदार लोग भी सर्विसेज में आते हैं, लॉन्ड्री वाले भी सर्विसेज में आते हैं। उसके बाद है उच्च स्तरीय सेवा, यानी कि जो हाई लेवल की नौकरियां थोड़ी सी, जैसे कि जो लेखाकार हैं यानी राइटर्स हैं, परामर्शदाता हैं यानी कि जो काउंसलर्स हैं, चिकित्सक यानी कि डॉक्टर्स हैं, यानी कि जो स्किल वाले काम है, नॉलेज वाले काम है थोड़े। दूसरे में बताया था कि निम्न स्तरीय सेवा में दुकानदार, लॉन्ड्री, ये काम धंधे जो करते हैं छोटे मोटे जो भी, वो सारे निम्न में आएंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट में उच्च स्तरीय आया है, जिसमें कि राइटर जैसे लोग, काउंसलर जैसे लोग, जैसे अब संदीप महेश्वरी क्या करते हैं, मोटिवेशन वगैरह देते हैं, तो ये उच्च स्तरीय सेवा है। ठीक है, वो ज़्यादा कोई मजदूरी वाला काम नहीं कर रहे, सिर्फ दिमाग चला रहे हैं, अपना परामर्श दे रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, उसी बात के पैसे मिल रहे हैं। अगला है फोर्थ, फिजिकल वर्क करके सेवा देते हैं अपनी, जैसे कि माली है, नाई है, इस टाइप की कैटेगरी के लोग। ठीक है, जो क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, और मेहनत करके क्या कमाते हैं, पैसे कमाते हैं, हमें सर्विस देते हैं, बदले में पैसे लेते हैं। फोर्थ है मानसिक परिचायक, जो कि दिमाग का यूज़ करते हैं, जैसे अध्यापक हुए, वकील हुए, संगीतकार हुए, ये सभी के सभी क्या कर रहे हैं, ये सभी के सभी सेवाएं दे रहे हैं अपनी। तो हमें कुछ नहीं, बस सबके टाइप बता देना, सिंपली आप लिख सकते हो इनको कि ये शारीरिक यूज़ हो रहा है, एक मानसिक यूज़ हो रहा है। बातें बड़ी ही सिंपल हैं, ये बस थोड़े आपको लैंग्वेज टफ लग सकती है, आपको यही सारी बातें बतानी है इसमें। अब देख लो नई प्रवृत्तियाँ, महामार्गों, पुलों का निर्माण करना, जो सड़क वगैरह बनाने में लोग लगे हुए हैं, वो भी क्या है, वो भी सेवा देते हैं। परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन में, दूर संचार यानी कम्युनिकेशन में, बिजली और जल की बिक्री, इस चीज़ में भी लोग सेवा देते हैं। अगला है स्वास्थ्य, यानी मेडिकल फील्ड में भी लोग सेवा देते हैं। इंजीनियरिंग में भी लोग सेवा देते हैं। वकील, प्रबंध आदि मैनेजमेंट में भी लोग सेवा देते हैं। मनोरंजन सेवाएं, मनोरंजन वाली, एंटरटेनमेंट वाली चीज़ों में भी लोग सेवाएं देते हैं। तो हर टाइप से लोग आज के टाइम पे सेवाएं दे रहे हैं, बस आपको सभी के बारे में लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, परिवहन एवं संचार सेवाओं की सार्थकता को विस्तारपूर्वक स्पष्ट कीजिए। अब जो ट्रांसपोर्टेशन आज के टाइम पे और जो कम्युनिकेशन है, फ़ोन वगैरह, ये सारी चीज़ें जिनसे कि आप आपस में क्या करते हो, बातचीत करते हो। उसके अलावा रेल है, सड़कें हैं, ठीक है, एरोप्लेन्स हैं, मोबाइल है, सारी चीज़ें क्या हैं, ये संचार के साधन है, यानी कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो। इस चीज़ की आज के टाइम पे इंपॉर्टेंस है या नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की और कम्युनिकेशन की। अगर आज के टाइम पे ये चीज़ें ना हो तो लाइफ बिल्कुल रुक जाएगी आज के टाइम पे, इतनी ज़रूरी है हमारे लिए। यही पूछा है इसमें कि इसकी सार्थकता बताओ कि क्या ज़रूरी है परिवहन और संचार। तो आप अपने हिसाब से इसका आंसर लिख सकते हो, मतलब बुकिश लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से लिख देना। ये क्वेश्चन सारे इजी थे, आपको क्वेश्चन लिखने का थोड़ा तरीका अलग लग सकता है, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी हैं ये। ठीक है, तो आप सिंपल अपने हिसाब से बता सकते हो इसका आंसर कि परिवहन और संचार से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अब देखो, परिवहन सेवाएं, ये लोगों, वस्तुओं, संपत्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं। सभी को पता है ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। ये मूलभूत वस्तुओं को गतिशीलता प्रदान करते हैं। अभी पता नहीं क्या टफ लाइन लिख दी आपके लिए। ठीक है बिल्कुल सिंपल बात पर। गतिशीलता का मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह भेजना, यानी मूवमेंट लाना उस चीज़ में। तो ये चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, इस लाइन का मतलब भी यही है। इससे वस्तुओं का उत्पाद, वितरण तथा खपत बढ़ती है।
इससे क्या होता है, परिवहन की सेवाएं होंगी तो ट्रांसपोर्टेशन होगा तो चीज़ों का प्रोडक्शन बढ़ेगा, वितरण यानी उनका डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा, यानी अलग अलग एरिया में आप उसे भेज सकोगे, और खपत बढ़ेगी यानी कि ज़्यादा लोग उसे यूज़ कर पाएंगे, और इससे क्या हो जाएगा, ज़्यादा मुनाफा होगा, उस चीज़ का मूल्य बढ़ जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से चीज़ों का उत्पाद भी बढ़ता है यानी प्रोडक्शन भी बढ़ता है, डिस्ट्रीब्यूशन यानी वो ज़्यादा एरिया में हम उसे भेज भी सकते हैं, खपत भी बढ़ती है और उसका रेट भी बढ़ता है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं परिवहन की वजह से। तो आपको अच्छी अच्छी बातें बता देने कि परिवहन से ये फ़ायदे हैं हमें। संचार साधन शब्दों, संदेशों, विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, संचार साधन यानी कि इसमें हम हमारे मैसेजेस को, हमारे विचारों को क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। वो सारी चीज़ें जो ये काम करती हैं वो कहलाते हैं संचार के साधन। प्राय परिवहन साधन इनके लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब जो परिवहन के साधन है वही इसमें यूज़ होते हैं, जैसे रेलें, सड़कें, वायुमार्ग, मोबाइल दूरभाष का मतलब है जो आप फ़ोन पे बात कर लेते हो, इंटरनेट से आप बात कर लेते हो। ये सबसे तेज़ साधन है जो कि इसे गति प्रदान करते हैं। बिल्कुल सिंपली आपको ये बताना है कि संचार साधनों का यूज़ क्या है। तो अब बता देना कि रेल, सड़क, वायुमार्ग, मोबाइल, टेलीफोन, ये चीज़ आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है। इनके बिना कोई व्यापार नहीं हो सकता, लोगों की कनेक्टिविटी टूट जाएगी। ये सारी बातें आप इसमें लिख देना। बिल्कुल सिंपल ये क्वेश्चन था। हमने आज सारे क्वेश्चन पढ़ लिए हैं इसके। अगर किसी बच्चे ने चैप्टर वाले वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो पहले उन वीडियोज़ को ज़रूर देखो, क्योंकि वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें समझा रखी हैं। तो चैप्टर वाली वीडियो अगर आप देख लोगे तो आप इन सभी क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप इतनी बुकिश लैंग्वेज लिखो, आप सिंपल बस क्वेश्चन को समझ जाओ और अपने हिसाब से भी आंसर लिख सकते हो, पर हेडिंग आप अच्छे से याद कर लेना और जितने भी एग्जाम्पल्स आएंगे वो आप याद कर लेना। मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं, पहले चैप्टर भी पढ़ा दिया है, क्वेश्चन आंसर्स भी करा दिए हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चंस के अलावा और भी जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। उसके अलावा और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी लेके आऊँगा। तो मैं आपके लिए हर एक तरह की वीडियो लेके आऊँगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ चाहिए तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपको सिंपली इस पर 12th ज्योग्राफी नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। आपको नोट्स बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पर मिल जाएंगे। अगर आप अदर सब्जेक्ट्स के भी चाहते हैं तो आपको 12th लिख के आगे वो सब्जेक्ट मेंशन करना है। जैसे आपको हिस्ट्री की चाहिए तो 12th हिस्ट्री नोट्स, पॉलिटिकल की चाहिए तो 12 पॉलिटिकल नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। एंड अदर डिटेल्स यू विल गेट ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे पता है ये लाइन सुन सुनकर आप लोग बोर हो चुके हो और मैं भी कह कहकर पक चुका हूं, लेकिन आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से आपको पता है कितने लोगों की रोजी रोटी चलती है। यहां पर कैमरामैन है, एडिटर्स और मैं हूं। तो प्लीज यार कर दो, 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। ये मत सोचना कि कोई और करेगा, वो भी ये सोचते हो निकल जाते हैं। तो प्लीज अभी कर दीजिए, कर दो प्लीज।